नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। लालकुआं में कृषि कानूनों को वापस लेने और संसद सत्र स्थगित करने से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसाल जलाकर विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 3 किसान विरोधी कानून लाकर केंद्र सरकार ने किसानों की आजीविका पर क्रूर हमला किया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने सदन सत्र स्थगित कर देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार जल्द ही नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया सरकार के खिलाफ। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। लालकुआं का ये पूरा मामला है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने बोला कृषि कानून के जरिए उन्होंने किसानों की आजीविका को छीनने की कोशिश की है। यूथ कांग्रेस ने पूरे देश में, पूरे विधानसभा वाइज, पूरे ब्लॉक वाइज जिस प्रकार से किसानों के साथ जो काला कानून देश की सरकार ला रही है, उसको लेकर आज पूरे मशाल जुलूस का पूरे देश में एक यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस का रैली निकाली गई है। और किसानों से हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया जो अपना रही है, हम इस मशाल जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं। और पूरे देश के पूरा देश किसानों के साथ है। जिस प्रकार से सरकार आज किसानों का गला घोटने का काम करी है, मशाल जुलूस के माध्यम से कहना चाहते हैं पूरा देश, पूरी यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस किसानों के साथ है और आगे भी किसानों के साथ खड़े। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछना शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा कांग्रेस के चुनावी युद्ध के बीच इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिया है, जिससे देवभूमि का विधानसभा चुनावी युद्ध त्रिकोणीय होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस और भाजपा में ही युद्ध देखने को मिलता है। कभी सत्ता कांग्रेस के पास जाती है तो कभी भाजपा के पास। लेकिन इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के समीकरण कुछ और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। देवों की नगरी में 2 पार्टियों में होने वाले युद्ध को इस बार त्रिकोणीय बना दिया है। तो इस बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प होंगे। कांग्रेस हो या भाजपा या हो आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी के पदाधिकारी नेता उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का समीकरण लगाए बैठे हैं। कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मुकाबला किसी से ना बताते हुए सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस को दोनों पार्टियां मुकाबले से बाहर देख रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली का कहना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। अभी तक तो नहीं लग रहा। जिस तरीके से चैलेंज को स्वीकार किया था और बुलाया था, उसके बाद से समय और स्थान पता करा जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं लगता कि वो 5 काम गिनवा पाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, 5 काम तो 5 मिनट के अंदर गिनवा देने चाहिए थे अगर किए होते तो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी और इस बार 2022 में 60+ सीटें लाने का हमारा लक्ष्य है। 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और आने वाले 2022 के इलेक्शन में हमारा लक्ष्य 60+ का है। अर्थात उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। ये मानना बहुत आज की तारीख में लाजमी है कि कांग्रेस आपस के जो विघटन है उसका शिकार हो चुकी है। हर नेता अपने आप को बड़ा मानते हुए दूसरे को नीचा दिखाने में है और उनका संगठन समाप्त हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। यही चलता आ रहा है और भाजपा में वैसे भी जनता परेशान है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अभी पूरी तरीके से अपनी सरकार नहीं बना सकती, तो इसलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी, तो अल्टीमेटली ही जनता पर ऑप्शंस मात्र कांग्रेस ही बचता है। कांग्रेस जो है बीजेपी से डायरेक्ट फाइट करती है
और बीजेपी की भी कांग्रेस से रहेगी। तो एक साल एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, यही चला हुआ है। और अदरवाइज़ भी आपने देखा कि बीजेपी से इस वक्त बहुत त्रस्त है जनता, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देव के नगरी उत्तराखंड में किस पार्टी का राज होगा या किस पार्टी का पत्ता साफ होगा। उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने शैलेश पटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 की घोषित कर दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखंड में 19 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इनमें प्रारंभिक शिक्षा के 8 और माध्यमिक शिक्षा के 11 शिक्षक शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षकों को मिले पुरस्कारों में महिलाओं का दबदबा इस बार ज्यादा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर आवासीय विद्यालय नाथ हाउस ऋषिकेश की सहायक अध्यापक वार्डन सुशीला बर्तवाल और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के प्रधानाचार्य श्री रविंद्र कुमार सैनी को पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। विकासनगर में शैक्षिक पुरस्कार राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 के लिए 19 शिक्षकों को पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर आवासीय विद्यालय नाथ हाउस ऋषिकेश की सहायक अध्यापक वार्डन सुशीला और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के प्रधानाचार्य श्री रविंद्र कुमार सैनी का पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इस विद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी। 60 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मेरे कार्यकाल में छात्र संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 62-63 सालों में सबसे ज़्यादा छात्र संख्या मेरे कार्यकाल में है। जहां ये छात्र संख्या 400-500 हुआ करती थी, आज ये 1000 से भी अधिक है। दूसरी बात यह है कि इतना पुराना प्रतिष्ठित विद्यालय होने के बावजूद यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट में 8 साइड थी। बच्चा न डॉक्टर बन सकता था न इंजीनियर बन सकता था। मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विद्यालय की विज्ञान वर्ग की मान्यता कराई और हमारी विज्ञान वर्ग की क्लासेज चल रही हैं। पौड़ी गढ़वाल में डीआईजी नीरू गर्ग अपने पद पर तैनाती के बाद पहली बार मंडल मुख्यालय में पहुंची। यहां पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीआईजी ने कहा कि कोटद्वार लूट प्रकरण पर अब तक हुए कार्य की उन्होंने समीक्षा की है। सीओ कोटद्वार को प्रकरण की जांच का नेतृत्व कर जल्द पर्दाफाश के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही डीआईजी ने कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। पहाड़ क्षेत्र में पुलिस कार्यालय व आवासीय भवनों की स्थिति काफी जर्जर है। इनके सुधारीकरण के लिए शासन स्तर पर काम किया जा रहा है। डीआईजी ने की कार्यों की समीक्षा। पौड़ी गढ़वाल पहुंची डीआईजी नीरू गर्ग ने तमाम कार्यों की समीक्षा की। मंडल मुख्यालय भी पहुंची थी डीआईजी नीरू गर्ग। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस कार्यालय व आवासीय भवनों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर भी उन्होंने सुधारीकरण के लिए शासन स्तर पर काम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट विज़िट है पौड़ी का, तो मैंने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी एक छोटी सी मुलाकात की ताकि मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, पुलिसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो मैं जान सकूँ। दूसरा, मैंने यहाँ के जो बिल्डिंग्स का है वो थोड़ा सा भ्रमण करके काफ़ी जर्जर हालत में है, तो वो और परस्यू किया जाएगा मुख्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर, कि बेहतर हो सके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने अपने लोगों के साथ मीटिंग की उसमें बेसिकली फोकस किया है लोगों के, हमारे जो पुलिस वाले हैं उनका बिहेवियर जनता के साथ बहुत बहुत सौम्य हो और जितना वो लोगों को हेल्प कर सकें उतना किया जाए, क्योंकि ये जनरली एक टूरिस्ट प्लेस है। उत्तराखंड पूरा ही एक टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर टूरिज्म पर ही फोकस रहता है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पुलिस कर सके वो करे। नैनीताल में वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में दिए आदेशों की अवहेलना पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि के मलिमत और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खड़ी पीठ ने मामले को सुना।
जिसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2018 को 1 वर्ष में समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश का पालन नहीं करने पर सुनवाई की है। आपदा में बही आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर अवहेलना पर कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश रवि के मलिमत और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खड़ी पीठ ने मामले को सुना, जिसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2018 को 1 वर्ष में समाधि के पुनर्निर्माण का आदेश का पालन नहीं करने का पर सुनवाई की है। जहां एक तरफ ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसी खूबसूरत जगह भी है जहां ठंड के मौसम में घूमने का एक अपना ही अलग मजा है। तो देखिए, आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसी ही जगहों को और बताते हैं उसके बारे में। भारत पूरी तरह से शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत ऐसे कई राज्यों में लोगों का ठंड के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां ठंड के मौसम में मात्र घूमने से ही मन रोमांचित हो जाता है और कुछ हिस्सों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। खास तौर से दक्षिण भारत की तो कुछ बात ही अलग है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सर्दी का मतलब एक निष्ठुर मौसम है। क्रूर ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण भारत की इन जगहों पर बेतहाशा ठंड पड़ती है, जहां एक रात गुजारने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ सकता है। फिर चाहे वो उत्तर पूर्व में बर्फ से ढकी घाटियां हो या हिमालय के क्षेत्र, यहाँ रहने वाले लोगों को अत्यधिक ठंड और सर्दी के चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करना पड़ता है। यह तस्वीर कारगिल की है, जहां साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के अलावा ये जगह सबसे ठंडे इलाके के रूप में भी पहचानी जाती है। श्रीनगर लेह हाईवे पर 3,325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कारगिल भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। सर्दी के मौसम में इस जगह का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी। कारगिल अपने आप में इतिहास संजोए हुए है। हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख को अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली। ये जगह करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहाँ का औसत तापमान लगभग -12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक ही जा पाता है। यहाँ केवल गर्मी के मौसम में ही जाना उचित है। सर्दियों में भारी स्नोफॉल और -35 डिग्री टेम्परेचर किसी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। जब कभी घूमने के लिए इस जगह पर जाएं तो सावधानी बरतें। सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित लाचुन और शांगू घाटी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। करीब 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का जनवरी में औसत तापमान -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ आने वाला भारी स्नोफॉल घाटी में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का गवाह बनता है। इसके अलावा यहाँ पूरे साल तापमान करीब 0 डिग्री पर रहता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग भी भारत की सबसे ठंडी जगहों में शुमार है। टूरिस्ट के बीच ये जगह काफी फेमस भी है। सर्दी के मौसम में होने वाले भारी स्नोफॉल और हिमस्खलन के चलते इसे ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिना जाता है। ये भारत की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है। सर्दी के मौसम में इस जगह के तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भारत की सबसे ठंडी जगह का टाइटल सियाचिन ग्लेशियर के पास है। करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस जगह का तापमान जनवरी में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारत पाकिस्तान के कई सैनिक इस जानलेवा ठंड से सामना करते हुए यहाँ तैनात रहते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जहाँ सैनिक बर्फ से जमे अंडे, टमाटर
और जूस को हथौड़ी से तोड़ते नजर आए हैं। यहाँ की विपरीत परिस्थितियों में अब तक हजारों सैनिक जान गंवा चुके हैं। धरती का यह बर्फीला स्वर्ग आइस बॉक्स ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। समुद्र तल से करीब 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेला पास करीब पूरे साल बर्फ की एक पतली सी चादर ओढ़े रहता है। साल भर ये पर्वतमाला ठंडी हवाओं और हिमस्खलन से टकराती है। इस जगह का तापमान करीब -15 डिग्री तक चला जाता है। हिमालय प्रदेश का कीलोंग लेह मेन रोड पर करीब 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस जगह का तापमान बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन -2 डिग्री तक गिर ही जाता है। बाइक राइडर्स और कई खास कोल्ड डेस्टिनेशन का दीदार करने वालों के लिए ये जगह काफी शानदार है। ये जगह मनाली, काजा और लेह जैसे कई अन्य टूरिस्ट स्पॉट से भी जुड़ी हुई है। सोनमर्ग एक बेहतरीन समर डेस्टिनेशन मानी जाती है। हालांकि सर्दियों में इस जगह ठंड काफी बढ़ जाती है। सोनमर्ग का तापमान करीब -6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। सोनमर्ग बर्फ से ढके कई पहाड़ों और बर्फीली झीलों से घिरा हुआ है। ये कश्मीर की उन जगहों में शुमार है जहां पूरे साल टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। यहाँ हर उम्र के लोग घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक के क्षेत्र में शुमार कश्मीर से सरकार अच्छी कमाई करती है। मनाली भी भारत की एक खूबसूरत और लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लुभावने दृश्य और मजेदार एक्टिविटीज इस जगह की खासियत बने हुए हैं। गर्मियों के दिनों में ये जगह गर्म ही रहती है, लेकिन सर्दियां आते ही इसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली नेचर से प्यार करने वालों को काफी रास आती है। हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वाले यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ नए नवेले शादीशुदा जोड़े घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ पल गुजारते हैं। यूपी से साल 2000 में अलग हुआ उत्तराखंड आज ठंडे पहाड़ों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी नेचर से प्यार करने वालों के लिए एक खास जगह है। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और शुष्क रहता है और तापमान भी करीब -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति, बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फीली झीलें मुनस्यारी की पहचान बन गई है। तो ये थी कुछ ऐसी जगहें जहां ठंड के मौसम में भी आप कभी भी जाकर लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जाने से पहले आपको जरूर सोचना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।